हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में मैं आपको गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा और वीडियो के ख़त्म होते होते आपको सारा गुप्त काल याद हो चुका होगा हमेशा हमेशा के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो सिर्फ CSIR, SO, ASO के लिए ही नहीं बल्कि हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है। किसी भी एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेंगे इस वीडियो से और आपको पूरा टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। चलो शुरू करते हैं। देखो, गुप्त काल की शुरुआत होती है श्रीगुप्त के हाथों। श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना करी थी गुप्त काल की। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो आंसर क्या होगा हमारा? श्रीगुप्त। देखो, कहा जाता है कि ये वैश्य थे और देखो जो मौर्य थे जो इनसे पहले आए थे उनका साम्राज्य भले ही गुप्त काल से बड़ा था, लेकिन जो गुप्त काल का जो इम्पैक्ट भारतीय इतिहास पे पड़ा वो मौर्यों से ज़्यादा था। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो आज हमारे समाज में चल रही है वो गुप्त काल से ही प्रेरित हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत गुप्त काल से ही होती है जो आज तक चल रही हैं। जैसा कि हमने देखा कि फाउंडर कौन था? श्रीगुप्त। लेकिन जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर हुआ गुप्त काल में वो चंद्रगुप्त प्रथम था। 319 AD से लेकर 335 AD तक शासन किया। अब देखो, एक चीज़ मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लैरिफाई कर दूं। भारतीय इतिहास में ये 2 चंद्रगुप्त हुए, मौर्यों में भी थे और गुप्त काल में भी थे। जो मौर्यों में थे चंद्रगुप्त, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उनके जो बेटे हुए बिंदुसार और फिर बिंदुसार के बेटे अशोक। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अशोक के दादाजी थे। और जो ये चंद्रगुप्त प्रथम है ये गुप्त काल वाले हैं। फिर यहाँ गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आते हैं, फिर उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि इंडिपेंडेंट शासक थे सबसे पहले गुप्त काल के। गाइस, गुप्त काल में जितने भी राजा हुए उन सब के बारे में इस वीडियो के लास्ट में हम रिवाइज भी करेंगे ताकि सारी चीज़ें हमें याद हो जाएं। तो अब हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने ग्रहण करी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और कहा जाता है कि गुप्त संवत की शुरुआत यहीं से हुई थी। इन्होंने क्या किया? कुमार देवी से विवाह कर लिया और वैशाली और नेपाल को अपने राज्य में मिला लिया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आए उनके बेटे समुद्रगुप्त। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे और महान योद्धा कहा जाता है इनको। बहुत ही कुशल राजा हुए। इनका जो राज्यकाल था 335 AD से 375 AD तक। आप देख लो कितना ज़्यादा इन्होंने शासन किया। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। कविराज के नाम से कविताएं भी लिखते थे समुद्रगुप्त। वीणा बजाते हुए दिखाया गया इनको सिक्कों के ऊपर। गाइज, समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से भी जानकारी मिलती है। गाइज, जैसा कि हम देख सकते हैं समुद्रगुप्त ने 375 AD तक शासन किया। अब इनके बाद एक वीक शासक हुए जिनका नाम था रामगुप्त। उन्होंने 5 साल तक शासन किया, इसलिए उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है और वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखो, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त और फिर आए चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुए। इन्होंने 380 AD से लेके 413 AD तक शासन किया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, रामगुप्त के बाद इन्होंने शासन संभाला। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? अपनी जो पुत्री थी प्रभावती, उनका विवाह कर दिया रुद्रसेन सेकंड से। अब रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है बहुत जल्दी और उनका जो बेटा था वो बहुत ही छोटा था। तो एक्चुअल में जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती, वही वाकाटक की शासिका बन जाती है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चंद्रगुप्त द्वितीय ही वहां पे राज करने लग गए थे। तो इस राज्य की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हरा दिया और जैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करी, उन्होंने विक्रमादित्य, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाधि होती थी उस टाइम पर कि जो भी राजा विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण कर लेता था तो सब उसकी जय जयकार करते थे और कहीं ना कहीं उनकी आधीनता भी मानते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही कला और साहित्य बिल्कुल अपने चरम पे था। बहुत ही गोल्डन एज थी कला और साहित्य के लिए। चीनी यात्री पायान इन्हीं के कार्यकाल में आया था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। ये 413 से 455 AD तक शासन करते हैं। ये कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड के और ध्रुव देवी उनके बेटे थे ये। कुमारगुप्त ने मयूर आकृति की मुद्राएं चलाई। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में हुआ? कुमारगुप्त प्रथम के। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। कुमारगुप्त जो है
महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य आदि के नाम से कई टाइटल ले चुके थे। कुमार गुप्त प्रथम के बाद आए स्कंद गुप्त। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा। स्कंद गुप्त ने 455 से 467 एडी तक शासन किया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट फेमस और पावरफुल रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, और इसलिए भी फेमस हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार, यानी कि ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने सुदर्शन झील का जो है रिपेयरिंग करवाई थी, उनका नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र और हुनों को भी पराजित किया था। अब देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है एग्जाम में कि लास्ट रूलर कौन था गुप्ता डायनेस्टी का, उनका नाम था विष्णुगुप्त। अब पूरा गुप्त काल आपको याद रहे इसके लिए एक बार लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं जितने भी रूलर हुए इनमें, और इनकी कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आए श्रीगुप्त, इन्होंने गुप्त काल की नींव रखी थी। फिर उनके बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट शासक हुए गुप्त काल में। फिर इनके बेटे आए समुद्रगुप्त, ये तो और भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिना बजाते हुए दिखाया गया है और भारत का नेपोलियन इनको बोला जाता है। फिर इनके बाद आए रामगुप्त, जो कि एक वीक शासक थे, कमजोर थे ये, इसलिए इनका कार्यकाल ज़्यादा नहीं चल पाया, 5 साल तक रहे। फिर रामगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल हासिल किया था। फिर कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय इन्हीं के काल में बना था और इन्होंने महेंद्र कुमार, महेंद्रादित्य इत्यादि टाइटल हासिल किए थे। फिर स्कंदगुप्त, इन्होंने क्या किया था, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। फिर लास्ट रूलर कौन हुए, विष्णुगुप्त। अब हम गुप्त काल के कुछ समाज के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। देखो गुप्त काल में सामाजिक परिस्थितियां थी जो पहले से, जो मौर्य काल में या हड़प्पा में थी, उनसे तो कहा जा सकता है कि निम्न होने लग गई, क्योंकि जो लेडीज थी, स्त्रियां थी, वो अपने लोएस्ट फेज से गुजर रही थी। स्त्री प्रथा, बाल विवाह, छुआछात, ये कुप्रथाएं अपने पैर पसार चुकी थी समाज में, यानी कि कहीं ना कहीं मोरल डिग्रेडेशन शुरू हो चुका था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो भूमि पर राजा का अधिकार होता था 1/6, और लेन देन पैसों में ना होके भूमि का आदान प्रदान किया जाता था, यानी कि अगर कुछ ट्रांजैक्शन करना है तो भूमि दे दी जाती थी। लेकिन बाद में बहुत सारे सोने के सिक्के भी चलाए गए गुप्त काल में। राजनीति की बात करें तो राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन पद्धति अपनाई। जो राज्य था पूरा वो कई प्रांतों में डिवाइडेड था, जिनको भुक्तियां बोला जाता था, और जो पूरा प्रांत था वो जिलों में बटा हुआ था, जिनका मुखिया विषयपति कहलाता था। और जिले की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, ग्राम थी या गांव थी, जिनके प्रधान को क्या कहते थे, मेहतर। गाइज इस काल में कला और साहित्य का बहुत ज्यादा विकास हुआ, जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, नाटक इत्यादि लिखे गए, बहुत सारी बुक्स लिखी गई। गुप्तोत्तर काल में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई और इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इसने थानेश्वर में इस वंश की स्थापना कर दी। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ उसका नाम था हर्षवर्धन। 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक इसने शासन किया। बहुत ही टैलेंटेड और योग्य शासक रहा ये। गाइज आपको इस वीडियो से कई डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे बहुत सारे एग्जाम्स में, तो आप इसी तरह सपोर्ट करते रहना। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना और डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।